हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर एन क्लासेस। आज की वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के तहत यह जीएस जीके का प्रैक्टिस सेकंड हल किया जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखें और कंटिन्यूस नोट्स बनाते हुए हमारे साथ आगे बढ़ें ताकि आप जीके जीएस के क्वेश्चन में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसको देखते हैं। तो प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता, ये तीनों शब्द सम्मिलित हैं और ये संघवाद सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये सभी गलत हो जाएंगे। और शामिल नहीं पूछ रहा है तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? संघवाद सही हो जाएगा। अब बात आती है कि संघवाद इसमें नहीं है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। और ये तीनों शब्द प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता, ये तीनों शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में हैं, जबकि हम लोगों का संघवाद प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है? प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है और न ही ये बाध्य योग्य है। बाध्य योग्य नहीं है, बाध्य योग्य भी नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत आए आर्यों का उल्लेख करता है? कौन सा अभिलेख यह वर्णन करता है कि ईरान आर्य जो थे वो भारत कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। तो आर्यों के भारत आने का उल्लेख यह बहुत विवादास्पद है उनके मूल निवास के। तो आर्यों का मूल निवास के लेकर के आर्यों का मूल निवास क्या है? विवादास्पद है। इसमें कोई बोलता है कि ये कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कोई बोलता है कि कहाँ से आए थे? यूरोप से आए थे। और कोई बोलता है कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। तो ये सबसे जो है प्रूफ है, प्रूव्ड, ये जो मध्य एशिया से आए हुए, क्योंकि इसका पुष्टि होती है बोगाजगोई उपले। इसका पुष्टि कौन करता है? बोगाजगोई उपले स्तंभलेख। कौन सा अभिलेख? बोगाज कोई अभिलेख। ये क्या करता है? पुष्टि करता है। अब रह गई बात ये बोगाज कोई अभिलेख, यहाँ से तो विकल्प नंबर 1 ऐसे ही सही हो गया। अब बात करिए, इस अभिलेख को ही दूसरे नाम में अगर जोड़ दें तो इसको ही बोलते हैं कौन सा अभिलेख? एशिया माइनर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एशिया माइनर अभिलेख। और ये जूनागढ़ का अभिलेख किसने बनवाया था? तो इसे रुद्रदामन का अभिलेख कहते हैं। कौन सा अभिलेख? रुद्रदामन का। और ये कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में है। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? खारवेलों का है। किसका है? खारवेल शासक का। और ये कहाँ पर है? ये कलिंग में है। अब ये बोगाजगोई अभिलेख ये कंफर्म तो करता है कि कहाँ के हैं? मध्य एशिया के हैं, लेकिन इस कैसे पता चलता है? तो इसका कारण यह है कि बोगाजगोई अभिलेख में जो आर्य आए थे वो आर्य वहाँ पर किसकी पूजा करते थे? आर्य वहाँ पर जिन देवताओं का पूजा करते थे, देवता या देवी का पूजा करते थे, वही अवशेष क्या मिलता है वहाँ पर? मिलता है। जैसे कि उनका उल्लेख मिलता है किससे?
इंद्र देवता का, तो इंद्र हमारे यहाँ भी पूजे जाते हैं। मित्र देवता का, मित्र को यहाँ पर भी पूजे। वरुण देवता का और नासत्य आदि देवताओं का क्या करते थे, ये पूजा करते थे। और इनका अभी जो प्रमाण मिलता है, कहाँ मिलता है, मध्य एशिया में भी मिलता है। सो ये बोला जाता है कि सर्वाधिक जो प्रूफ प्लान है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में कौन सा पड़ता है, ईरान पड़ता है। ईरान कहाँ पड़ता है, मध्य एशिया में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा खत्म होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कोसल महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है। तो यह इस समय उत्तर प्रदेश का भाग है। कहाँ का भाग है, उत्तर प्रदेश का। अगर ये कोसल महाजनपद को देखोगे, कोसल ये जो महाजनपद है, कोसल महाजनपद को आगे बढ़ के अगर देखें तो कोसल महाजनपद कहाँ पर मिल गया। पहली बात कि ये कहाँ है, तो ये यूपी में है। उसके बाद यह क्या था, एक स्ट्रांग जनपद था। अगर स्ट्रांगेस्ट पूछेंगे तो कौन सा था, मगध था। पिछले वीडियो में बताया गया है, ये भी क्या था, स्ट्रांग था, क्योंकि इससे काशी विजय का प्रमाण यहाँ से मिलता है। कौन सा विजय, काशी विजय, काशी विजय का प्रमाण मिलता है। और इसकी अगर पूछ दे कैपिटल, कैपिटल यानी राजधानी, अगर इसकी राजधानी पूछ दे, तो अगर उत्तरी राजधानी पूछे, उत्तरी और दक्षिणी इसकी 2 राजधानी थी। उत्तरी राजधानी पूछेगा तो श्रावस्ती थी। उत्तरी राजधानी पूछेगा तो कौन सी राजधानी थी, श्रावस्ती थी, जिसे साकेत भी कहते थे। क्या कहते थे, साकेत। अगर दक्षिणी राजधानी पूछ दे तो दक्षिणी राजधानी कौन थी, कुशावती थी। दक्षिणी राजधानी कौन थी, कुशावती थी। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। तो महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश भी यहीं दिए थे। महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर, कोसल महाजनपद में। अब कोसल महाजनपद में दिए थे, आगे बढ़िए। अगर पूछ दे कोसल महाजनपद में दिए तो थे, लेकिन कोसल महाजनपद में कहाँ, किस शहर में। अगर शहर पूछ दे तो श्रावस्ती, यानी कि उत्तरी राजधानी में। कहाँ पर दिए थे, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अब आगे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कोसल महाजनपद तो है, तो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद आज के समय में है। उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या अगर पूछ दे तो उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या कितनी है, 8 है। टोटल 8 महाजनपद केवल उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तक क्लियर। अब पूछ देता है, पिछले वीडियो में बताया था, एक बार और बता देता है कि 16 महाजनपदों का अगर सूची देखना हो कि कहाँ 16 महाजनपद की सूची है, तो 2 ग्रंथों से मिलता है। अगर जैन ग्रंथ में देखोगे तो जैन ग्रंथ के मिलता है कहाँ से, भगवती सूत्र से। जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, सूची मिलती है। और अगर आप देखोगे बौद्ध ग्रंथ में देखेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में कौन सा है, अंगुत्तर निकाय एंड दूसरा कौन सा है, महावस्तु। यहाँ इन दोनों से पता चलता है कि 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। एक जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र है और बौद्ध ग्रंथ में 2 मिलते हैं। कौन सी, एक महावस्तु और दूसरी कौन सी, अंगुत्तर निकाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सांची स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप सबको पता है किसने बनवाया था, अशोक ने। अब इसके बारे में थोड़े और जान लेते हैं कि सांची का स्तूप कहाँ है। सांची का स्तूप कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के कहाँ है, रायसेन जिला में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। अब पूछ देता है कि भरहुत स्तूप कहाँ है। भरहुत स्तूप कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश के सतना जिला में। कहाँ है, सतना जिला में।
अगर पूछ दे अमरावती स्तूप कहाँ है, देखिए आप ये बोल रहे हो कि इतना बढ़ाने का क्या मतलब है। अब एक एक क्वेश्चन पढ़ाते हुए निकलते जाओ तो वो बहुत समय लगता है, और इसमें एक साथ जो सटा हुआ क्वेश्चन आ रहे हैं उसे जो सटा सटा देख लें तो अच्छी बात है। ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है? अमरावती आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के कहाँ? तो ये गुंटूर जिला में है, गुंटूर जिला में है। अब कंफर्म हो गया। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? रायसेन जिले में। अगर भरूती स्तूप पूछ दे तो मध्य प्रदेश के सतना जिला में। अगर अमरावती पूछ दे तो अमरावती कहाँ है? गुंटूर जिला में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसे बंदकान के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन नंबर दे रहा है, शाही कारखानों में तैनात विशेष कार्य धर्म परिवर्तन के लिए निम्नयुक्त किए गए विशेष व्यक्ति या सैन्य सेवा में खरीदे गए खास गुलाम में भू राजस्व वसूली के लिए अधिकारी थे। इसके पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि गुलाम विभाग क्या था। सबसे पहले हमें जानना होगा कि गुलाम विभाग क्या था। एक था गुलाम विभाग। गुलाम विभाग की स्थापना अगर पूछ दे तो स्थापना किसने किया? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। इसमें इसने क्या बोलते थे इसे? दीवान ए बंदगान। दीवान, ये जो अभी है इसे बोलते थे दीवान ए बंदगान। इसका काम क्या था? इनका काम ये था कि क्या करेंगे? सैन्य सेवा देंगे, सैन्य सेवा एवं और क्या था? और अन्य सेवा में भी ये कार्य करेंगे। ये कौन थे? दीवान बंदगान। ऐसे ही पूछ लेता है कि दार उल सफा क्या था। दार उल सफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। क्या होता था? ये एक खैराती अस्पताल। खैराती मतलब फ्री में, खैराती अस्पताल होता था। तब यहाँ से आपको पता चल गया कि दीवाने बंदगान क्या है? सैन्य सेवा एवं अन्य सेवा देवान। सैन्य सेवा वाला यही है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ये दोनों तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहे हैं कि होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसने एक कृषि विभाग की रचना किया, कृषि विभाग बनाया। क्या बनाया? कृषि विभाग। और उस कृषि विभाग का नाम क्या दिया? दीवान ए अमीर को ही। क्या नाम दिया? दीवान ए अमीर को ही। दीवान ए अमीर को ही। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य में से संबंधित है। तो इसके लिए ये जानना होगा कि स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली क्या थी। तो सबसे पहले ये जाने कि प्रोविडा शैली क्या थी। एक मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण से संबंधित शैली थी। मंदिर निर्माण से संबंधित शैली थी। अब वो पूछा जाए कि इस प्रोविडा शैली में अगर मंदिर निर्माण शैली से तो कौन कौन से इससे बने हुए थे। तो इससे बने थे विठल स्वामी मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, और कौन सा? एक हजारा मंदिर। हजारा मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? प्रोविडा शैली में बना हुआ है। किस शैली में? प्रोविडा शैली में। अब इसे तुरंत क्वेश्चन का आंसर पता चलेगा कौन किस साम्राज्य में मिलेगा? प्रोविडा शैली विजयनगर साम्राज्य में मिलेगी।
अब मंडप इसमें बनाए जाते थे, तो मंडप भी 3 प्रकार के हुआ करते थे, कल्याण मंडप, नाम मंडप और 1000 स्तंभों का मंडप हुआ करता था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग 1 सदी से चल रहे संघर्ष को समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम लोग कर्नाटक युद्ध। कौन सा युद्ध? कर्नाटक युद्ध। इसी को ही अंग्रेज क्या बोलते थे? कर्नाटक नहीं बोल पाते तो कौन सी युद्ध बोलते थे? कार्नेटिक वार बोलते थे। कार्नेटिक वार बोल देते थे। अब ये कार्नेटिक वार कितने हुए? 3 चरणों में हुई। एक हुआ प्रथम, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, एक हुआ द्वितीय, एक हुआ तृतीय। प्रथम कब से कब तक हुआ? तो प्रथम हुआ था 1746 से लेके 2 साल चला, 1748 तक। ये हो गया प्रथम। और प्रथम युद्ध को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे कोई क्या नाम से जानता है? सेंट थामे। क्या बोलते थे? सेंट टामे या सेंट थामे। सेंट टामे का युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह संघर्ष कब समाप्त हुआ, किस हिसाब से? तो एक संधि हुई, संधि का नाम था एकसला सापेल की संधि। कौन सी? सापेल की संधि, सीधा याद रखो। कौन सी? एकसला सापेल की संधि। सापेल की संधि से ये क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब आती है द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध चला 1749 से लेके 54 तक, और 1746 से 48 तक यहाँ चला, और 1749 से लेकर 54 तक कहाँ चला? द्वितीय चला। और ये भी किसी संधि से खत्म हुआ होगा। तो ये संधि कौन सी थी? पांडिचेरी की संधि। कौन सी संधि? पांडिचेरी की संधि। ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। और इस द्वितीय युद्ध को भी किसी अलग नाम से जानते होंगे, तो इस अलग नाम से जानते थे अड्यार का युद्ध। कौन सा युद्ध? अड्यार का युद्ध। अब आता है तीसरा, कार्नेटिक वार। तो ये चलता है कब से? 1758, इसके जस्ट 4 साल बाद। 1758 से लेके कहाँ तक चला? 1763 तक। और ये किस संधि से समाप्त हुआ? ये पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। किसके संधि से समाप्त हुआ? एक बार और देखिए। कर्नाटक को और किस नाम से जानते हैं हम? कर्नाटक युद्ध को कार्नेटिक वार से। और इसमें कितने युद्ध हुए? 3 हुए। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध चला 1746 से लेकर 1748 तक। इसे अन्य नाम सेंट नामे का युद्ध नाम से जानते हैं। और यह खत्म किससे हुआ? सापेल की संधि से खत्म हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला। इसी के 1748 के जस्ट 1 साल बाद से स्टार्ट हो गया। और कब तक चला? 5 साल तक चला, 1949 से 54 तक। और इसे किस नाम से जानते थे? और अड्यार का युद्ध से नाम से जानते थे। और यह किस संधि से समाप्त हुआ? पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। अब आते हैं तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से हुआ? 4 साल इसके जस्ट बाद ये शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ? 1758 से 1763 तक चला। ये भी कितने साल तक चला? 5 साल तक। और ये समाप्त किससे हुआ? पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। किससे हुआ? पेरिस के संधि से समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी हैं? उत्तरदायी थे। तो अलीगढ़ की सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। अब देखिए, सर सैयद अहमद खान संस्थापक हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि इन्होंने एक स्कूल की स्थापना किया था 1875 में। उसका नाम क्या था? एंग्लो
मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज, बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है ओरिएंटल कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। इसी स्कूल को जाकर के कब 1920 में नाम बदल दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या चीज़? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाने लगा। अब देखिए, अब ये बोला जाता है कि जब 1857 की क्रांति चल रही थी, 1857 का विद्रोह चल रहा था, जब 1857 के विद्रोह के समय ये क्या कर रहे थे? तो ये बिजनौर में क्या थे? ये बिजनौर में उस समय सदर आमीन के पोस्ट पर थे। सदर आमीन के पोस्ट पर थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि स्वतंत्रता के पूर्व ही भारत की गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके बारे में सबसे पहले ही दे दिए थे कौन? दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी को अन्य भी कई नामों से जानते हैं। कैसे? द ग्रांड ओल्ड मैन, द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिर इन्हें किस नाम से जानते हैं? द मैरी मार्जिन। किस नाम से जानते हैं? द मैरी मार्जिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद और द मैरी मार्जिन या मिस्टर मैरी मार्जिन किस नाम से जानते हैं? मिस्टर मैरी मार्जिन या इसी अन्य नाम से जानते हैं होप ऑफ इंडिया। इनके ये नाम है। इसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी। इसका नाम क्या था? पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। और इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आकलन स्वतंत्रता से पहले किया था। प्रति व्यक्ति आय का आकलन सबसे पहले किए थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? अब देखिए, इसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस 1938 में एक बार अध्यक्ष रह चुके थे। कहाँ पर? हरिपुरा में कांग्रेस का। फिर अध्यक्ष का चुनाव होता है कब? 1939 में। और इनके विपक्ष में थे पटाभी सीतारामैया, लेकिन ये फिर त्रिपुरी में इन्होंने चुनाव जीत गए। लेकिन महात्मा गांधी और सब जो बड़े नेताएं थे वो सभी लोग किसके पक्ष में थे? पटाभी सीतारामैया के। तो इन्होंने इस पद को क्या कर दिया? त्याग दिया। और 1939 में ही एक नई पार्टी का स्थापना किया। उसी का नाम क्या नाम है? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब पूछ देता है कि सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम बताओ। तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा कौन सी? तो सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 1820 के दशक में हेनरी लुइस विवियन डेरोडोसी किस कॉलेज में शिक्षक थे? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज कोलकाता में शिक्षक थे। और ये क्या क्या पढ़ाते थे? ये पढ़ाते थे आपको हिस्ट्री एंड किसके टीचर थे? इंग्लिश के।
इंग्लिश के टीचर थे। अब पूछ देता है कि हिंदू कॉलेज जो कोलकाता में है उसकी स्थापना किसने की। ये तो टीचर हो गए, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो डेविड हेयर एंड राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, उसका हेल्प किए थे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, हेल्प किया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में क्या हुआ, विलय हुआ। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत सितंबर 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। किसको, हैदराबाद को। और इसको पोलो ऑपरेशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक उस समय पोलो के मैदान हुआ करते थे। हैदराबाद में सर्वाधिक पोलो का मैदान था, इसी वजह से ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। अब देखिए, अब ये पूछ देता है कि जिस समय हैदराबाद का अंतिम नवाब कौन सा था। हैदराबाद का अंतिम हैदराबाद का अंतिम नवाब, तो अंतिम नवाब था उस्मान अली। कौन, उस्मान अली अंतिम नवाब था हैदराबाद का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। ये तो हमको लग रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले ही देख लिए हैं। कौन सा वर्ड था, संघवाद। और इसी में बताया गया था कि 42वें संविधान संशोधन में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। और एक चीज और पूछ देता है कि प्रस्तावना है भारतीय संविधान का, वो परिवर्तनीय है कि नहीं है। परिवर्तनीय है कि नहीं है, तो ये परिवर्तनीय नहीं है, और ना ही क्या है, वाद योग्य है। ये वाद योग्य भी नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा किसने कहा था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था। तो इसको कहा था B.R. अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अनुच्छेद नंबर 32 को क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसको बोलते हैं, और ये क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद नंबर 32 जो संविधान का है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अब अनुच्छेद नंबर 32 में क्या क्या आता है तो भी देख लेते हैं। इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे कि बंदी पति पर उत्प्रेषण का अधिकार। बंदी पति पर उत्प्रेषण का अधिकार। उत्प्रेषण का अधिकार, इसमें का क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। बंदी से क्या हो जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन चीज, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये आपको पूरा जो ट्रिक है, एकदम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं
और अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना प्रेस न भूलें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो तुरंत थंबनेल यानी कि लाइक कर दें। पति से क्या चीज़? प्रतिषेध। अपर से परमादेश। उत्प्रेषण से उत्प्रेषण का अधिकार। कौन सा अधिकार? उत्प्रेषण का अधिकार। और अधिकार से अधिकार प्रेक्षा। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने एक फ्रेंड में भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।